एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कमेंसमेंट सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, तो उन्होंने 15 मिनट की स्पीच के दौरान अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख को 3 कहानियों के माध्यम से बताया और इस स्पीच ने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। और भारत के महान मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने इस स्पीच को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है कि आप YouTube पर जाएं और वहां जाकर इस स्पीच को जरूर सुने। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके YouTube पे वो जरूर देखें। लेकिन लैंग्वेज के कारण इस स्पीच को लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बेफिक्र हो जाइए, आज मैं इस स्पीच को अपनी आवाज देकर भारत की मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए आपके समक्ष आ रहा हूँ। वर्ड्स स्टीव जॉब्स के रहेंगे लेकिन आवाज रहेगी मेरी, वो भी हिंदी में। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह में इतने नजदीक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डोर्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीनों के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह से आता रहता। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ तय था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा गोद लिया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट टाइम पर उन्होंने सडनली अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता के पास कॉल गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। तो उन्हें कॉल करके बताया गया, हमारे पास एक बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, और इस कारण उन्होंने आखिरी अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही मंथ के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उनकी माता मान गई और फिर मुझे गोद ले लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग पेरेंट्स की सारी कमाई पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी चित्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से कॉलेज मेरी हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई पढ़ाई में खर्च करते जा रहा था। और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का निर्णय लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। उस समय मुझे यह भी बहुत डेंजरस लगी, लेकिन जब मैं अपने पास देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। तो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा था, मैंने उन क्लासेस को करना शुरू किया था जिसमें
इजी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं जमीन पर सोता। मैं कोक की बोतल को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता, जिससे कि हफ्ते में एक बार कम से कम पेट भर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज छोड़ना मेरे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ कोरियोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सिर्फ और सेंस टाइप केसेस के बारे में सीखे, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वैली करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था जिसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सभी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इस चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया, और यह बहुत ही सुंदर टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश लिया होता, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो मैक की कॉपी है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। निश्चित ही कॉलेज में था, तो भविष्य में देखकर इन डोर्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीतते समय को देखता हूँ, तो मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट होगा। आपको किसी न किसी में तो ट्रस्ट करना ही होगा, अपने भाग्य पर, अपने गर्स पर, अपने जीवन पर, या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज में तो ट्रस्ट करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डोर्स कनेक्ट होते हैं, आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आप अभी जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने भाग्य पर विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही लकी था कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। रोज और मैंने अपने पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 वर्ष का था, और हमने बहुत मेहनत की, और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश लॉन्च किया था, और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद फ्यूचर को लेकर हम दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे, और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और उन लोगों ने उनका साथ दिया, और इस तरह से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था, और यह मुझे बुरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था,
और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से लव करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस टाइम यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है एप्पल से निकाले जाने से अच्छा है मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी स्वतंत्रता की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही शानदार महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। यहाँ पर मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह कड़वी दवा है, लेकिन मेरे विचार से मरीज को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी एक अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। और इसने मेरे दिमाग में बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? अगर इसका ईश्वर न होता तो मैं समझ जाता कुछ न कुछ बदलने की आवश्यकता है। इस बात पर याद रखना कि एक दिन बनना है। किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे भरोसे के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है। और अब मेरे पास में 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की लैंग्वेज में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि सारी चीज़ें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका आखिरी वक्त आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बरसती हुई। यहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस टाइम मैं पूरी तरह से बेहोश था।
लेकिन मेरी पत्नी जॉर्ज भी वहाँ उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप में मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे बहुत ही अलग प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वालों कुछ समय तक मैं पहुँचूँ भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संरचना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोजती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं, कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है, आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने दिल की और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रखें। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। मैंने हमेशा आपके लिए यही मांगा है। और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यानी भूखे रहिए मूर्ख रहिए। भूखे रहने कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहिए क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है सब कुछ आप पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं, बने रहें हमारे साथ।